हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं जेके सर और आप देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में चैप्टर नंबर वर्ब का। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स देखिएगा फ्रेंड्स, यदि आप इसके पहले का वीडियो न देखें हो तो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत का चैप्टर नंबर वर्ब को पढ़ रहे हैं और वर्ब में हम लोगों ने रूल नंबर 1 से लेकर 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे फ्रेंड्स तो बेहतर ढंग से समझ आएगा। अदरवाइज आप जुड़े रहें हमारे साथ, हम लोग सभी लोग मिलकर रूल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप वीडियो देखे होंगे तो रूल नंबर 1 से लेकर 10 तक के बीच में हमने केवल और केवल वर्ब के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, या वर्ब क्या होता है, कैसे उसको बनाते हैं, वो कितने टाइप होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये ढेर सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए, आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसके पहले का वीडियो देख चुके हैं और मैं आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आप पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तब भी आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आएगा। क्लियर। अब देखिएगा, रूल नंबर 11 कहता है, देखिएगा फ्रेंड्स, अब ये जो है इसके ऊपर पहले से लिखा गया है कि सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर वर्ब्स, यानी कि क्रियाओं के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, अब उसके बारे में हमको पढ़ना है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्यों मैं इसका नाम दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अब हमको देखना है कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, उससे रिलेटेड रूल। ठीक है, जैसे हमको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे आ रहा है, हम लोग को कैसे फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे आ रहा है, कैसे फाइंड आउट करना है, एंड सो ऑन आगे भी। ठीक है, अभी तक तो हम लोग को जो रूल नंबर 10 तक की कहानी थी, हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन से वर्ब होते हैं हमारे सेंटेंस में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलते हैं, उसके पोजीशंस कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के बाद में, ऑब्जेक्ट के पहले, ऑब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है कि या मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, ये ढेर सारी चीजें को हम लोगों ने पढ़ रखा है रूल नंबर 1 से लेके कहाँ तक, 10 तक। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट रूल नंबर 11, देन वी फाइंड दैट हियर दिस रूल इज सेज दैट, देखो फ्रेंड्स, ये रूल कहता है यदि दो सब्जेक्ट्स, ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स, अगर एक सब्जेक्ट होगा और एक दूसरा सब्जेक्ट होगा, कह रहा है किससे जुड़े हों, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई, ये आपका पैसिव वॉइस में होता है, रेदर देन, इन एडिशन टू, इसी का मतलब होता है इन एडिशन टू के बराबर मैंने लिखा है, बिसाइड, इसका मतलब दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों की मीनिंग क्या होता है, के अतिरिक्त, लाइक तथा अनलाइक से जुड़े हो। तो वास्तविक सब्जेक्ट फ्रेंड्स ये क्या होता है, पहले वाला होता है। पहले वाले का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखकर ये ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या लिखा गया है, अभी आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तब चीजें बेहतर ढंग से क्लियर हो पाएगी। ठीक है, अभी सिर्फ मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि यदि कह रहा है कि वो दो सब्जेक्ट जुड़े हों, क्योंकि आपको पता है जो हम लोग का बेसिक रूल होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हम लोग का बेसिक रूल होता है, ये सबको पता है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चेक करना है ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। मेन वर्ब अगर है तो ठीक है, अदरवाइज मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब चूंकि सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी होता है, ये डिपेंड करता है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। अब हमारा ये फंडा है कि हम पहले इस सब्जेक्ट को तो पहचान ले कि सिंगुलर है या प्लूरल है ना। सब्जेक्ट बनता है ये तो नाउन, ये तो प्रोनाउन, ये तो कभी कभी वर्बल नाउन बनता है, जो कि हम लोग सिंथेसिस में पार्टिसिपल, इंफिनिटिव और जिरेंड के बारे में पढ़ के समझते हैं। अभी हमको समझना है कि ये नाउन, ये सब्जेक्ट, ये तो नाउन हो गया, तो प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की ऑलरेडी क्लासेस हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब यहाँ पे ये समझना है कि यही सब्जेक्ट अगर दो हों, एक यहाँ पर हो और एक यहाँ पर, और किससे जुड़े हों ये बताने का प्रयास कर रहा है। अगर वो विथ से जुड़े हों, या टुगेदर विथ से जुड़े हों, या अलोंग विथ से जुड़े हों, या एज वेल एज से जुड़े हों, या वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बाई के साथ लगा हो, या फिर रेदर देन का प्रयोग किया गया हो, या फिर इन एडिशन टू हो, या फिर बिसाइड का प्रयोग किया गया हो, या लाइक या फिर अनलाइक से जुड़े हों। कितने सब्जेक्ट्स फ्रेंड्स, ये ध्यान देना है, दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट यहाँ पे, एक सब्जेक्ट, हम अगर इसको मान लें सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, ठीक है, तो इनमें से किसी एक का प्रयोग अगर यहाँ पर किया गया है तो फ्रेंड्स समझने की बात यही है। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये सिंगुलर हो ये प्लूरल, या हो सकता है कि ये सिंगुलर हो ये प्लूरल, या हो सकता है दोनों सिंगुलर हो, या हो सकता है कि दोनों प्लूरल हो। इस कंडीशन में हमको सिलेक्ट करना होगा इसके बाद का वर्ब क्या आएगा, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट हम आइडेंटिफाई अगर कर लेंगे तो वर्ब कैसा होगा, ये हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, ये मेन वर्ब कैसा होगा, इसको हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार हम वर्ब यूज करते हैं, ये सबको पता है। इज दैट क्लियर। तो हमको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा हमारा मान्य रखेगा। तो ये रूल नंबर 11 कह रहा है कि अगर इनमें से किसी
के द्वारा दो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी जुड़े होंगे तो हमारा जो वास्तविक सब्जेक्ट होगा, जो मेन सब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स, वो पहले वाला होता है। ये देखो लिखा है पहले वाला होता है। इसका मतलब क्या, हम इसकी बात करेंगे, यही सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, मेन होगा। इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे हम लोग। अब फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे ये क्या करिएगा, माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, माइंड में इसलिए स्टोर करिएगा, इसलिए स्टोर रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी जब हम लोग रूल नंबर 12 की बात करेंगे फ्रेंड्स तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी ये कह रहा है कि वास्तविक सब्जेक्ट पहले वाला होता है, यानी कि सब्जेक्ट 1 और इधर है सब्जेक्ट 2। अब यहाँ हो सकता है विथ हो, ठीक है, क्या होगा, टुगेदर हो, टुगेदर विथ होगा, या फिर अलॉन्ग विथ होगा। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी एक होगा, ठीक है, इन एडिशन टू होगा, इन एडिशन टू, या फिर एज वेल एज होगा। तो फ्रेंड्स जितने इसमें वर्ड्स लिखे गए, और मैं आपको बता दूं ये सब वर्ड्स मिले हैं आपके कंजक्शन से। अभी ऑलरेडी मैं आपको कंजक्शन आगे पढ़ाने वाला हूं, तो कंजक्शन में ढेर सारे वर्ड्स मिलने वाले हैं, ठीक है। कंजक्शन का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ देना। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट यहाँ पर ये है सब्जेक्ट 2, इसको जोड़ने के कार्य जो करेगा वो एक कंजक्शन करेगा। लेकिन वर्ब का चैप्टर, वर्ब का रूल कहता है कि जब इन कंजक्शन के माध्यम से दो सब्जेक्ट ऑलरेडी जुड़े होंगे तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट वाला होगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगा, न कि इसके अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स यही बात यहाँ पे गलत करना था, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, और ये बेहतर ढंग से हमको समझ में आना होगा। रूल नंबर जब 12 पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब नहीं यूज करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये रूल आपको माइंड में सेटअप करना पड़ेगा, माइंड में स्टोर करना पड़ेगा कंप्लीटली। क्लियर फ्रेंड्स, आइए दिखाते हैं अब। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो हमारा जो वास्तविक सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, पहले वाला होता है, ये बताया किसने, रूल नंबर 11 ने, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे आपके सम्मुख ये रखा गया है, द किंग विथ हिज सोल्जर्स। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है द किंग विथ हिज सोल्जर्स। अब यहाँ पे वाज भी लगा है, वेयर भी का प्रयोग हुआ है, तो आपको चेक करना है सही कौन सा है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस रूल को न पढ़े होते तो आप क्या करते, जरा देखिएगा। आपको लगता है अरे किंग भी है और उसके सिपाही भी हैं, ठीक है, राजा भी और उसके सिपाही भी है, तो दोनों प्लूरल हो गए, और प्लूरल की केस में हम क्या करते, वर्ब का प्रयोग कर देते फ्रेंड्स, और आपको आता हुआ चीज गलत करके चले जाते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स इस सब चीजों से बचना है, हमको एक एक रूल करके पढ़ना होगा। यहाँ पर हमारा जो मेन सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, अब बताओ द किंग होगा या फिर हिज सोल्जर्स होगा। तो जाहिर सी बात है रूल नंबर 11 के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विथ का प्रयोग हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर जरा देखो विथ का प्रयोग हुआ है, विथ के ही कारण हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा वो द किंग होगा, और द किंग चूंकि सिंगुलर है इसलिए हम वर का प्रयोग न करके हम वाज का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया पॉइंट नंबर 1 का क्वेश्चन। अब मैं देखता हूँ सेकेंड का। फ्रेंड देखिएगा, अगर आपको यहाँ तक समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप देखिएगा फ्रेंड्स, उसको डाउनलोड कर लीजिए देखने के लिए बाद में, और हो सकता है कि उसको बार बार देखें जब तक कि समझ में आए। और हाँ, उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके मैसेज से पूछ सकते हैं कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आइए चल के देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। कह रहा है रोशन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज आर डूइंग हिज हर या हिज देयर वर्क। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये जो मैंने क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया आपके सामने, दो चीजों का, एक तो वर्ब नाम के चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होना है, और दूसरा प्रोनाउन का भी एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, सॉरी एडजेक्टिव का, ठीक है। ये कौन सा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होगा, क्योंकि नाउन इसके बाद में ये लिखा हुआ, वर्क एक नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होगा ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखा है, कहाँ पे, आपके प्रोनाउन में, ठीक है। प्रोनाउन की क्लास में जब पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे पूरा एक टेबल बनाया था, सब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, रिफ्लेक्सिव केस क्या है, ठीक है, उसके सभी फैमिली, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा के रखा। तो इस पूरे क्वेश्चन से, यानी कि पॉइंट नंबर 2 से हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं। वो कौन कौन सा, देखना ये है कि यहाँ पर इज आर के साथ हम लोग जाएंगे, वर्ब का चैप्टर कंप्लीट होगा, और हिज और देयर के साथ जाएंगे तो ये चूंकि एडजेक्टिव है इसलिए हमारा एडजेक्टिव का चैप्टर भी कंप्लीट होगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर चेक करते हैं कि इज होगा या आर। तो फ्रेंड्स बताओ जरा, रोहन एक क्या है, सॉरी मैंने पहली बार रोशन बोल दिया था, डोंट वरी, ये रोहन है। रोहन एक सब्जेक्ट है और उसका फ्रेंड कई लोग हैं ना, ये दूसरे सब्जेक्ट है। अब ये दोनों किसके साथ जुड़े हैं फ्रेंड्स, एज वेल एज। अब एज वेल एज एक ऐसा कंजक्शन है जो हमारे रूल नंबर 11 में मिला है। कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये है एज वेल एज, एक रूल नंबर 11 में मिला। इनसे जुड़ने वाले दोनों सब्जेक्ट्स में से जो वास्तविक सब्जेक्ट होगा वो पहले वाला होता है, ये हमने अभी आपको बताया था।
ठीक है। तो पहले वाला कौन सा है फ्रेंड्स इसमें, ये है आपका रोहन, ठीक है। ये रोहन आपका सब्जेक्ट है। जरा चेक करो सिंगुलर है या प्लूरल, तो निश्चित रूप से वो किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर की केस में हमको क्या करना है, इज करना है, न कि आर। आई होप यहां तक समझ में आया, क्लियर। अब आइए देखते हैं, अब यहाँ पे हिज होगा देयर। अब फ्रेंड्स आपको बताना है सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हम मान रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हिज, और प्लूरल मान रहे हैं तो देयर, और चूंकि वो सिंगुलर हम वर्ब का यूज कर रहे हैं तो वर्ब के लिए क्या होगा, हिज ही होगा यहाँ पे। रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, यानी कि रोहन और उसके मित्र अपना कार्य कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इज डूइंग हिज वर्क, न कि देयर। आई होप ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द स्टूडेंट्स इंस्पायर्ड बाय द टीचर। एक बात बताओ फ्रेंड्स, ये देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये बाई लगा हुआ है, ये हमारे रूल नंबर 3 में है क्या, हाँ बिल्कुल है। रूल नंबर 11 में है क्या, तो रूल नंबर 11 में बिल्कुल यहाँ पे है। कहाँ पे है फ्रेंड्स, जरा देखो, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई। वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे मिला और इसके साथ बाई लगा हुआ है, ये आपको पैसिव वॉइस में होता है फ्रेंड्स। आपको बता दें अभी जानकारी के लिए, अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो चेक करते हैं अपने एग्जाम्पल में। अपने एग्जाम्पल में लिखा है द स्टूडेंट्स इंस्पायर्ड बाय द टीचर, अध्यापक के द्वारा प्रेरित किया गया सभी विद्यार्थी। अब स्टूडेंट्स चूंकि प्लूरल है, अब यहाँ पे देखो द टीचर है और द स्टूडेंट्स है। हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा है, हमारा मेन सब्जेक्ट होगा द स्टूडेंट्स, प्लूरल फॉर्म में। क्यों प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है और हम इसी के मान इसलिए रखेंगे न कि टीचर का, क्योंकि बीच में क्या जुड़ा है, इंस्पायर्ड बाय, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्या, बाय जुड़ा है। इसी की वजह से हम मानेंगे स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स आपका है प्लूरल, प्लूरल की केस में मानेंगे इज सॉरी आर, न कि इज को। आई होप कि ये भी बात आपको कंफर्म समझ में आ रहा है। द स्टूडेंट्स इंस्पायर्ड बाय द टीचर आर वर्किंग हार्ड, यानी कि अध्यापक के द्वारा क्या प्रेरित किए गए विद्यार्थी क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, आर वर्किंग हार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे लिखा है ही एज वेल एज आई। अब फ्रेंड्स ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा एज वेल एज और इस क्वेश्चन में भी आ रहा है एज वेल एज। तो जाहिर सी बात है हमारा वास्तविक सब्जेक्ट कौन होगा फ्रेंड्स, बोलो आई होगा क्या, अरे आई होगा क्या, नहीं फ्रेंड्स। क्यों, एज वेल एज जुड़ा है, दो सब्जेक्ट, दो प्रोनाउन है ही और आई। तो किसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्ब को यूज करेंगे, बोलो आपकी अकॉर्डिंग। आपकी ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन सा, एक है एम और एक है क्या, इज। तो दोनों में से सही कौन सा है, तो फ्रेंड्स आई के साथ एम होता है, सब लोग जानते हैं। आज पता चल जाएगा कि एम नहीं होता फ्रेंड्स, बल्कि ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में ही एज वेल एज आई इज ऑनेस्ट होगा, न कि एम ऑनेस्ट। क्लियर, कोई डाउट होगा तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर करके पूछना। यहाँ पर इज होगा ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो ही है और ही के साथ इज लगता है, और आई भी है, बट ये कंजक्शन आपका कह रहा है कि इसके पहले वाला ही सब्जेक्ट मान्य होता है, तो हम आई को इग्नोर करेंगे, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे, न कि एम का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर क्या, 4। क्लियर, तो ये था आपका रूल नंबर 11 कंप्लीट। अब आइए देखते हैं रूल नंबर 12 क्या कह रहा है। अब फ्रेंड्स रूल नंबर 12 भी समझना पड़ेगा, क्योंकि रूल नंबर 1 का जस्ट अपोजिट है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर भी कंजक्शन है, कंजक्शन का रूल है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी वही सेम चीज कर रहा है। यदि दो सब्जेक्ट्स कहाँ पर हो, देखो आइदर और डॉटेड डॉटेड और, नाइदर डॉटेड डॉटेड और, या केवल और हो या केवल नॉर हो, नॉट ओनली डॉटेड डॉटेड डॉट बट ऑल्सो से जुड़े हो, तो वास्तविक सब्जेक्ट बाद वाला होता है, या हम ऐसे कहें कि उसके नजदीक वाला, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। चलो फिर से देखते हैं, हो सकता है कि आपको ये बात समझ में नहीं आए। अब ये कह रहा है कि दो सब्जेक्ट हो, मान लेते हैं सब्जेक्ट 1 और इधर हमने कहा सब्जेक्ट 2, ठीक है फ्रेंड्स। जुड़े किसके साथ हो, कह रहा है कि आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हो, सबका मीनिंग सेम है, ठीक है। कंजक्शन में इसको आपको पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। कंजक्शन भी कई टाइप होते हैं, वहां से मैं इसको सब फिर से लूंगा। यहाँ पे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है कि वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल, क्लियर। लेकिन वहां मैं आपको बताऊंगा कि दोनों सब्जेक्ट जुड़ते कैसे हैं, ठीक है। कंजक्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखो फ्रेंड्स सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 कैसे जुड़ेगा, आइदर आर, यानी कि अगर हमको जोड़ना होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइदर दिस और दिस, दो सब्जेक्ट जुड़ गए, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। अब उसके अकॉर्डिंग आगे होगा तो हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे फ्रेंड्स, तो वर्ब हमारा मान लेते हैं ये वर्ब क्या हो गया, ये आपका सिंगुलर है, और इधर वर्ब मैंने लिखा वर्ब आपका क्या है, प्लूरल है। तो चेक करो कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स हमको चेक करना पड़ेगा कि पहले इसमें से सिंगुलर कौन सा वर्ब है और कौन सा वर्ब प्लूरल है। या हो देखो 4 कंडीशन बनेगा डियर, हो सकता है कि ये सब्जेक्ट ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, क्लियर। या हो सकता है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो तो ये भी प्लूरल सब्जेक्ट हो। या थर्ड कंडीशन ये कि ये आपका सिंगुलर हो और ये आपका प्लूरल हो। या फोर्थ कंडीशन हो सकता है ये है आपका प्लूरल हो और ये आपका सिंगुलर हो,
ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 कंडीशंस हैं जिनमें से किसी एक को आपको लेकर चलना है। डिपेंड करेगा कि इसमें कौन से कंजक्शन जुड़े हैं, रूल नंबर 11 वाला या रूल नंबर 12 वाला। क्लियर? अगर 12 वाला है तो हमारा वास्तविक सब्जेक्ट ये वाला होगा। ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट क्या था 2 था, इसकी हम बात कर रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आए, इसके अकॉर्डिंग कभी नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग हम किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। लेकिन आपके मन मस्तिष्क में रखना सिर्फ ये है कि आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, और हो, नॉर हो, नॉट ओनली बट आल्सो हो। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई सब्जेक्ट जुड़ते हैं इनमें साथ तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो नजदीक वाला होता है। किसके नजदीक? इन्हीं के नजदीक वाला, या हम ऐसे कहें कि बाद वाला। ठीक है, समझने के लिए इन दोनों को आप समझते रहिएगा। चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। एग्जाम्पल हम वो कर रहा है आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। चलो, मुझे लग रहा है कि आप देखते ही देखते क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो बताना है सभी को। बताओ फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 1 में इज होगा या आर? सेम क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? आइदर राम और हिज फ्रेंड्स इज आर डूइंग हिज या देयर वर्क। ठीक है, वेरी वेल, बहुत अच्छे से वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना है इज होगा या आर। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। देखो आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, आइदर के साथ क्या दो सब्जेक्ट जुड़ गए, राम और उसके सभी मित्र। ठीक है, तो हमारा जो वास्तविक सब्जेक्ट होता है ये इसके निकट वाला होता है। इसके निकट कौन है? ये हिज फ्रेंड्स है। हिज फ्रेंड्स क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल? तो हिज फ्रेंड नहीं है, बल्कि क्या है? हिज फ्रेंड्स, ऐसा लगा है, प्लूरल है। प्लूरल की केस में क्या होगा? आर, न कि इज। डाउट क्लियर हो रहा है ना? तो हो जाएगा आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर डूइंग। अब चूंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, देयर होगा ना कि हिज। यहाँ पे हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कंप्लीट हो रहा है। एनी डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा आइदर योर ब्रदर और यू हैज या हैव डन हिज देयर योर वर्क। अब यहाँ पर भी देखो फ्रेंड्स, 2 ऑप्शन है वर्ब का और 2 ऑप्शन है आपका कौन सा? पॉजेसिव एडजेक्टिव का। 3 ऑप्शन। ठीक है, तो कौन कौन सा सही है चलो चेक करते हैं। लिखा आइदर योर ब्रदर, यानी कि या तो तुम्हारा भाई या तो तुम। आइदर और नाइदर और को मतलब तो समझ में, या तो तुम्हारा भाई या तो तुम क्या हो? अपना कार्य कर चुके हो। हैज है में से वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज और है में से कोई एक होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है ब्रदर तो सिंगुलर है और यू क्या है? इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों मानते हैं, बट यू के केस में क्या होता है? प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ये सबको पता है। तो यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हैज सिंगुलर है आपका प्लूरल है, सही कौन सा है? अब आपको कहेंगे सर योर ब्रदर सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हैज प्रयोग होगा, बट फ्रेंड्स आपको पता है कि यहाँ पे आइदर आर का प्रयोग हुआ है कंजक्शन, जिसकी वजह से हम इसके नजदीक वाले सब्जेक्ट को मानेंगे। इस वर्ब के नजदीक में कौन है? यू है, और यू के अकॉर्डिंग हैज नहीं होता है बल्कि हैव का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, यू के साथ कौन सा प्रयोग होता है फ्रेंड्स? यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो हैज कैंसिल हो गया, हैज सही हो गया। ठीक है, तो आइदर योर ब्रदर आर यू हैव डन। अब हैव डन, अब यू के साथ क्या होता है फ्रेंड्स? योर होता है, देयर होता है, हिज होता है, क्या होता है आपको बताना है। अगर फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट ये होता है योर फ्रेंड, तो सॉरी योर ब्रदर, तो सिंगुलर है तो हिज के ले जाते। ठीक है, और यदि प्लूरल यहाँ पे कोई वर्ड होता, यू के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड होता, कोई दूसरा सब्जेक्ट होता, जैसे मान लेते हैं क्या दे होता, या पीपल होता, पुलिस होता, पब्लिक होता, वी या और वी सॉरी कुछ और भी प्लूरल वर्ड्स यहाँ पे होते, तो उसके अकॉर्डिंग हम देयर को प्रयोग करते फ्रेंड। बट यहाँ पे तो कंफर्म है कि हमारा प्रोनाउन यू है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या होता है? योर होता है ना। तो इस कंडीशन हमारा तीनों क्या है? योर सही होगा, हिज और देयर क्या है? गलत है। ठीक है, चलो आगे चेक करते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर पे, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द चिल्ड्रेन इज डांसिंग। अब चेक करना है फ्रेंड, देखो ये अभी आपको चेक करना है ये सही है या गलत। हमको अगर सही है तो हम सही का निशान लगाएंगे, गलत है तो हम गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है, टिक द राइट सिंबल और रॉन्ग सिंबल आफ्टर दिस सेंटेंस। देखो फ्रेंड्स, नॉट ओनली द टीचर यानी कि न केवल शिक्षक, बट ऑल्सो द चिल्ड्रेन। बट ऑल्सो द चिल्ड्रेन मतलब क्या? न केवल शिक्षक बल्कि बच्चे भी क्या थे? इज डांसिंग। अब बोलो फ्रेंड्स, इज होगा कि आर? अब यहाँ पे इज आ गया, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया? सही नहीं हुआ फ्रेंड, गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सब्जेक्ट तो टीचर है ही सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग इज होना चाहिए था, बट हमने चेक किया, लिखा नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये कंजक्शन आ गया फ्रेंड्स। नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ हमारा जो वर्ब होता है वो वर्ब उसके नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नजदीक में क्या है? द चिल्ड्रेन। और आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये चिल्ड्रेन नाम का जो वर्ड है, चिल्ड्रेन नाम का जो वर्ड है यह प्लूरल फॉर्म में होता है, न कि सिंगुलर। कभी भी जबरदस्ती चिल्ड्रंस मत बोलना, चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है।
अब आप कहेंगे सर इसका सिंगुलर, तो चूंकि मैं नाउन की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, चिल्ड्रेन का सिंगुलर होता है चाइल्ड, आप उसको जाके पढ़ लीजिएगा, नाउन की क्लास में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब आइए मैं दिखाता हूँ, जब चिल्ड्रेन है प्लूरल, तो प्लूरल की केस में इज के स्थान पर क्या होना चाहिए था, आर, और इज के स्थान पर होना चाहिए था आर, और इस वाक्य में आर नहीं आया, नहीं आने की केस में हमारा सेंटेंस क्या हो गया डियर, कैंसिल हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट लिखा है, अब आपको यहाँ पे सबके साथ क्या करना है फ्रेंड्स, जहां जहां पे ब्रैकेट दिख रहा है आपको टिक करना है, ये तो राइट है तो रॉन्ग का सिंबल। और दूसरी बात यहाँ पर देखो, ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन 9th नंबर पे। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए तो जाहिर सी बात है आपके एग्जाम में इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा आप बिना सॉल्व करे नहीं थकोगे। ठीक है, बिना सॉल्व करे आप नहीं आओगे और देखते देखते सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, फटाफट सॉल्व करोगे। चलो चेक करते हैं एग्जांपल नंबर 4, नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे केवल और केवल सही और गलत का निशान लगाना है फ्रेंड्स, आपको तुरंत बताना है। ठीक है, नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द चिल्ड्रेन आर डांसिंग, बोलो कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही, सही है या गलत। नॉट ओनली द टीचर, अब नॉट ओनली बट आल्सो आया, इसके साथ हमारा सेकंड ऑप्शन होगा सही, कौन सा, द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में तो आर लगना चाहिए, आर लगा क्या, हाँ बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई डाउट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला देखते हैं, नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द टीचर, सॉरी नॉट ओनली द चिल्ड्रेन बट आल्सो द टीचर। अब यहाँ पे क्या गया फ्रेंड्स, देखो सब्जेक्ट को बदल दिया गया, सब्जेक्ट को यहाँ का वहां और वहां का यहाँ कर दिया गया है, ये बात आपको मन में देखना पड़ेगा। नॉट ओनली द चिल्ड्रेन, न केवल बच्चे, बट आल्सो द टीचर, किंतु क्या, अध्यापक आर प्लेइंग, यानी कि खेल रहे हैं सॉरी। तो फ्रेंड्स बताओ यहाँ आर लगा हुआ है, क्या सही है, अरे होना तो चाहिए था आर, बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि चिल्ड्रेन यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, बट हमारा जो कंजक्शन वो करा नहीं, नॉट ओनली मैं आया हूं और बट आल्सो आया हूं, इस केस में हम इस सब्जेक्ट को मानेंगे कि यही सत्य है। ठीक है, अब द चिल्ड्रेन सॉरी द टीचर क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में आर नहीं लगेगा बल्कि इज लगेगा, यहाँ पे आ रहा है, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6, नॉट ओनली द चिल्ड्रेन बट आल्सो द टीचर इज प्लेइंग। अब देखो फ्रेंड्स, नॉट ओनली द चिल्ड्रेन यहाँ पे प्लूरल हो गया और बट आल्सो टीचर सिंगुलर हो गया, इज आना चाहिए, हाँ आया। ठीक है, अब ये करेक्ट हो गया सेंटेंस, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5 का करेक्शन एग्जाम्पल नंबर 6 पे है। अब आइए देखते हैं 7 नंबर पे, क्रिस और हिज ब्रदर्स वर देयर, क्रिस और उसका भाई वहां थे। अब देखो फ्रेंड्स, केवल आर आ गया है तो आपको पहचानना पड़ेगा, एक एक वर्ड को पहचानना पड़ेगा फ्रेंड्स कि क्या हम कह रहे हैं और एग्जाम में कैसा आ रहा है। ठीक है, यानी कि आइदर आर तो बड़ा होता है, आपको देख के पहचान लेंगे, आइदर और आर। ठीक है, नाइदर नार भी आप देखकर पहचान जाएंगे, नाइदर और क्या, नॉर पहचान जाएंगे, बट अगर केवल आर हो केवल नॉर हो तो आप कैसे पहचानेंगे। तो अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे डियर तो आपको समझ में नहीं आने वाला, इसलिए आपको मन मस्तिष्क में इसको रखना पड़ेगा ध्यान देकर। ठीक है, चलो चेक करते हैं, क्रिस और हिज ब्रदर वर देयर। अब देखो फ्रेंड्स, क्रिस एक सिंगुलर है और के साथ हिज ब्रदर वर, हमारा वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, वर है ना, WERE। अब इसके नजदीक में कौन है, हिज ब्रदर्स, ब्रदर क्या है, सिंगुलर है ना, नहीं, ब्रदर में एस लगा है, प्लूरल है, प्लूरल किस में वर आना चाहिए, वर आया, अर्थात सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब आगे पढ़ के देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, मोहन और सोहन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी कि या तो मोहन या तो सोहन इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है, इसका मतलब ये होगा। तो मोहन और सोहन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब फ्रेंड्स बोलो सही है कि गलत, अब दोनों में ऑप्शन लगा दिया, रॉन्ग एंड राइट, बोलो क्या होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा, आर आया, आर के पहले क्या है, सिंगुलर है, आर के बाद में क्या है, प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है दोनों के केस में। अब इज आया है, इज इसके अकॉर्डिंग हुआ है, सोहन के अकॉर्डिंग, बहुत सही है। ठीक है, हमारा सेंटेंस गलत ना हो के बल्कि क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखो आपका क्या है फ्रेंड्स, ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इसके बारे में थोड़ा सा इसे समझना है डियर, ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होता है वो कहता है कि जो सेंटेंस दिया गया इसमें कुछ पार्ट को अंडरलाइन कर दिया जाएगा या तो बोल्ड कर दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, कभी कभी अंडरलाइन ना करके इसी को बोल्ड मोटे अक्षरों में कर दिया जाएगा। और आगे कहता है कि इसी के स्थान पे, यानी जो बोल्ड पार्ट है या तो अंडरलाइन पार्ट है, अगर यह गलत है तो दिए गए ऑप्शन में से मैं क्या रख दूं इसके स्थान पर कि इंप्रूव हो जाए, सही हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ एक बात और ध्यान देना होगा कि अगर ये ऑलरेडी सही है, ऑप्शन ये भी तो बन सकता है कि अगर ये ऑलरेडी करेक्ट है, कोई गलती नहीं, तो हमारा डी में दिया रहेगा नो इंप्रूवमेंट, या कभी कभी आपके ऑप्शन में देता है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स याद रखना होगा, बैंक वगैरह में ये ढेर सारे देता है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, और आजकल हर एग्जाम में ये दे सकता है, आपको पहचानना होगा। अगर इसमें अंडरलाइन वाले पार्ट में कोई एरर नहीं, कोई गलती नहीं, तो हम डी को मारेंगे नो इंप्रूवमेंट या तो फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यही हमारा आंसर होगा। बट फ्रेंड्स अब ये आपका कंडीशन बदलता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई गलती है, और गलती होने के केस में फ्रेंड्स एक बात याद रखना,
गलती होने के केस में ये तो कंफर्म हो गया कि डी वाला ही हो, डी वाला तो होगा ही नहीं, डी वाला तो कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे गलती है, एरर है, तो ए बी सी में से कोई एक होने वाला है, यहाँ तक तो कंफर्म। चलो चेक करते हैं। अब यहाँ पे लिखना है, पूरा सेंटेंस को चेक करना है कि ये सही है कि गलत। अंडरलाइन वाला पार्ट चेक तो कर लें कि सही है कि गलत। चलो चेक करते हैं। लिखा है आइदर सी और हर फ्रेंड्स। अब देखो मैं यही चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, आइदर आर के साथ पढ़ा रहा हूँ। दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, कौन कौन से दो सब्जेक्ट, सी और हर फ्रेंड्स। यहां तक तो समझ में आ गया। अब चेक करना है कि यहां पर हैव आना चाहिए था, आया? हाँ आया, ठीक है, हैव प्लानिंग। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पर ये जो लिखा है ना हर फ्रेंड्स, प्लूरल है, तो प्लूरल की केस में ये तो तय हो गया कि जो भी वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। अब टेंस भी तो चेक करना पड़ेगा कि वर्ब किसका आया है, कौन से टेंस का। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, नहीं आया, अर्थात गलती है। ये तो कंफर्म हो गया कि गलती है। अच्छा हाँ, हैव के साथ अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट भी होता, तब भी सही होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पढ़ाऊंगा कि हैज और हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो यहां पर हमको पता चल गया कि प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव आना चाहिए, आ गया, लेकिन इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, आया क्या? नहीं आया। सेंटेंस क्या हो गया? गलत। अब गलत होने ही के केस में हमारा डी इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। अब हमको चेक करना है कि हैज हैव होगा या फिर कोई प्लूरल। अब देखो फ्रेंड्स, एक चीज और बता दें, इज प्लानिंग अगर मैं कर देता, जैसे हैव तो सही है, प्लानिंग गलत हो गया, इसका मतलब है कि वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। या हम लोग इज के साथ प्लानिंग देख लें, इज के साथ प्लानिंग देख रहे हैं तो इज तो यहाँ पर हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, ठीक है। अब आगे चेक करो, हैज होगा क्या? नहीं, हैज क्यों नहीं? क्योंकि हर फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के केस में प्लूरल चाहिए, हैज सिंगुलर है इसलिए अभी कैंसिल, बचा एक ही। अब एक ही है तो फ्रेंड्स हम सही मार देंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज और है कि ये सही भी हो सकता था अगर हैज और हैव के साथ केवल और केवल थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए वो सही हो सकता था, बट यहाँ पे आया आईएनजी, और आईएनजी किस में लगता है? इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ऐसा हम ये कहना चाहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन और हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन के साथ भी हो सकता था, है ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। बट फ्रेंड्स आपको पता है किसी ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं, तो हमारा केवल एक सही होगा, आर प्लानिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर ये आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं या तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखने का प्रयास जरूर करिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आइए चल के देखते हैं अब आगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला। चलो अब आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 भी आपका इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आता है और आप कर नहीं पाते हैं। चलो चेक करते हैं। लिखा है यदि प्रीपोजिशन के साथ सब्जेक्ट आए तो प्रीपोजिशन के पहले वाला शब्द ही वास्तविक सब्जेक्ट होता है। अभी देखो सब्जेक्ट के बारे में ही मैं कहानी बताने जा रहा हूँ। सभी रूल नंबर 11 भी बताया, 12 भी बताया, 13 भी बता रहा है कि हमारा सब्जेक्ट वास्तविक होगा कौन। यानी कि अगर दो सब्जेक्ट हो, दो से अधिक सब्जेक्ट हो, तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग तो वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि वर्ब का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स, हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। 13 में कह रहा है कि कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा फ्रेंड्स, बल्कि कह रहा है कि कुछ सब्जेक्ट होंगे ऐसे जो प्रीपोजिशन के साथ जुड़े होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये प्रीपोजिशन है क्या? प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन की चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा प्री प्लस पोजिशन, ठीक है। प्री प्लस पोजीशन, नाउन प्रोनाउन के पहले, नाउन प्रोनाउन के साथ में जो कोई वर्ड ऐसा आता है जो एक शब्द का हो सकता है, दो शब्द का, या संयुक्त हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। संयुक्त क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यदि प्रीपोजिशन के साथ सब्जेक्ट आए तो प्रीपोजिशन के पहले वाला शब्द ही हमारा वास्तविक सब्जेक्ट होता है, ये बात समझना पड़ेगा। प्रीपोजिशन है तो चलो चेक करते हैं। लिखा वन ऑफ द बॉयज। अब यहाँ पे चेक करो, ये नाउन है, सब्जेक्ट है ना, कह यदि प्रीपोजिशन के साथ सब्जेक्ट आए, ये तो है ही, यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है वो ऑफ है। एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दूं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल ऑफ, एट, इन, आउट, अंडर, बिलो, बीनीथ, एबव, ओवर, ठीक है, इन एडिशन टू, बिसाइड, ये ढेर सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कंजक्शन भी हो सकते हैं और प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी कल की क्लास में मैंने आपको कंप्लीटली बताया था, ठीक है, हमने बताया ना नेगेटिव एडवर्स या नेगेटिव कंजक्शन, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे जो प्रीपोजिशन के रूप में आते हैं, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन ऑफ है। अब ये कह रहा है यदि प्रीपोजिशन के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, सब्जेक्ट आए, तो प्रीपोजिशन के पहले वाला शब्द, प्रीपोजिशन के पहले वाला शब्द कौन है? वन है, यही हमारा वास्तविक सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर? चलो चेक करते हैं। जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन के पहले वाला वन होगा, वन के साथ इज होगा, न कि आर। और मैंने अभी बताया कि एक टेबल छोटा सा है, वन का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो ओन,
अपॉस्ट्रोफी एस ये होता है। तो यहाँ पे हिज तो बिल्कुल गलत हो गया। हिज कब होता था? जब ही फैमिली आता तो, ठीक है, ही फैमिली, ही या फिर कोई व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, ठीक है। तो जैसे होता था सेना, सेना भी आपका क्या होता है? सेना के साथ भी अगर हमको ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना होता है तो ये सब सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम लोग हिज फैमिली का प्रयोग यानी ही फैमिली का प्रयोग करते हैं, बट वन का अलग होता है इसलिए वन के साथ हम अलग जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हिज नहीं बल्कि वंस होगा, वर्क, और हिमसेल्फ नहीं बल्कि क्या होगा? वन सेल्फ होगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव केस होता है फ्रेंड्स, जो रिफ्लेक्सिव होता है किसका? वन का रिफ्लेक्सिव केस होता है वन सेल्फ, ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरीके से होता है वन सेल्फ। तो हमारा यहाँ पे जो सही है वो वन सेल्फ होगा, न कि हिमसेल्फ। क्लियर? ये बात बिल्कुल सरल था और बहुत ही अच्छे से था, ठीक है, सबको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। कह रहा है द पेजेस ऑफ दिस बुक। इसका मतलब होगा कि जैसे मान लेते मेरे पास एक पुस्तक है, हमने कहा द पेजेस ऑफ दिस बुक, इस पुस्तक की कुछ पेजेस, ठीक है, इज न्यू आर न्यू, यानी कि जो मैंने पुस्तक लिया है वो कह रहा है द पेजेस ऑफ दिस बुक, इस पुस्तक की जो पेजेस है, जो पन्ने हैं वो नए हैं। अब आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पे इज होगा कि आर, इज होगा या आर। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ऑफ प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन के पहले वाला ही सब्जेक्ट हमारा वास्तविक होता है। तो पेजेस क्या है? प्लूरल है, प्लूरल की केस में आर होगा ना कि इज। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सरल है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल सरल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, लिखा द टाइपिंग ऑफ दिस या दीज पेजेस इज या आर ओवर। अब देखो फ्रेंड्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी यहाँ पे क्वेश्चन है और वर्ब का भी चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस केस में हमारे साथ जो होगा वर्ब वो कैसे होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होगा? चलो चेक करते हैं। द टाइपिंग ऑफ दीज पेजेस। तो पहले ये एक बात बताओ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो पेजेस है या टाइपिंग है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं दोनों में से है कौन सा। तो कंफर्म ये होगा पेज है, पेजेस है ना। द टाइपिंग ऑफ दीज पेजेस, अगर देखो फ्रेंड्स सिंगुलर होगा वर्ब। देखो मैंने कहा कि एक पुस्तक है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? पुस्तक है, ऐसे ऐसे लिखा है ना सब में, थोड़ा सा राइटिंग हमारा ये सब सही नहीं है, चलो चेक करते हैं। मान लेते हैं ये पेज है, अब इसमें ये पुस्तक है, इसमें कई ढेर सारे पेजेस बने हैं, ठीक है। और ये पेजेस है तो दिस पेज होगा कि दीज पेजेस। ऑलरेडी मैं आपको किस में पढ़ा चुका हूँ? एडजेक्टिव की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों आते हैं। बट फ्रेंड्स सिंगुलर होता है जब दिस होता है, तब दिस क्या होता है? सिंगुलर होता है। दीज क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके। तो दीज आया और प्लूरल है तो अभी दिस का प्रयोग होगा। तो पेज एक है नहीं, पेज क्या है? प्लूरल है, एक से अधिक है, तो इसके साथ दिस का प्रयोग ना होकर क्या होगा? दीज होगा। अब तो दीज कंफर्म हो गया और पूरा सेंटेंस हो गया द टाइपिंग ऑफ दीज पेजेस। यहां तक समझ में आ गया। अब इन पन्नों का जो टाइपिंग है, अब टाइपिंग क्या है फ्रेंड्स? सिंगुलर है कि प्लूरल? आपको पता भी चलना चाहिए कि टाइपिंग कोई काउंटेबल नाउन या अनकाउंट नहीं होता है, वो अनकाउंटेबल है, वो एक क्या है? इमेजिन करने वाली बात है। तो यहाँ पर हमारा जो टाइपिंग होगा ये आपका प्रीपोजिशन के पहले वाला शब्द वास्तविक सब्जेक्ट होता है, तो टाइपिंग यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर केस में इज होगा न कि आर, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा फ्रेंड्स, आप जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन को देखेंगे तो आप सोचेंगे अरे लिखा है द टाइपिंग ऑफ दीज पेजेस आर ओवर। यहाँ पे जैसे चेक करेंगे पेजेस लिखा, आप आर के साथ चले जाते हैं आगे और तुरंत गलत हो जाता है फ्रेंड, याद रखना है। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है क्या? आपका टाइपिंग है, टाइपिंग सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग इज होगा न कि आर, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर पे, द कलर ऑफ हर साड़ीज इज चार्मिंग, ठीक है। अब द कलर ऑफ हर साड़ीज, उसकी जो साड़ी का जो कलर है, साड़ी का जो कलर है वो क्या है? चार्मिंग है, बहुत ही आकर्षक है। तो फ्रेंड्स बताओ क्या होगा? ऑफ है ना, आपके पहले वाला सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट है द कलर। कलर क्या है फ्रेंड्स? एक ऐसा है जो अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, ठीक है। अब स्टैग नाउन है, हम केवल फील कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्लियर। अब फील करने के लिए हमारे पास क्या है? वो सिंगुलर हो गया आपके पहले वाला। अब उसके साथ हम क्या करेंगे? इज करेंगे और इज सही है, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये मत कहना कि साड़ीज यहाँ पे प्लूरल है इसलिए आर होना चाहिए, नहीं डियर, हमारा साड़ीज के लिए आर और इज नहीं आ रहा है, बल्कि हमारे सब्जेक्ट के लिए आता है। आपको पता है सब्जेक्ट के लिए ही तो आता है वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका कलर है, कलर के अकॉर्डिंग इज होगा ना कि आर, और चार्मिंग अर्थात ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, सेंटेंस हमारा क्या है? करेक्ट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास द डिटेल्स ऑफ द मैसेज आर कमिंग, द डिटेल्स ऑफ द मैसेज, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये चेक कर रहा है मैसेज है जो, उसका क्या है? डिटेल्स। अब इसके पहले क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ, प्रीपोजिशन के पहले वाला ही सब्जेक्ट जो वर्ड होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो डिटेल्स आपको पता है फ्रेंड, डिटेल एडजेक्टिव होता है, जैसे हम इसमें एस लगा देते हैं प्लूरल नाउन बन जाता है। हमने आपको बताया था कि एडजेक्टिव प्लस एस, एडजेक्टिव में एस लगाते हैं तो हमारा क्या बनता है? प्लूरल
नाउन बनता है, तो ये प्लूरल नाउन बन गया डिटेल्स। अभी अगर प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो प्लूरल नाउन की केस में हमारा जो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वो आर होगा। आर सही है, अर्थात सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। ठीक है डियर, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और बहुत ही सरल भी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्लियर फ्रेंड्स, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 को पढ़ने के लिए फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा। यदि आप प्रीवियस स्टूडेंट हैं, हमारे पुराने हैं, यानी कि अभी 2-4-10 दिन पहले का वीडियो अगर आप देखे होंगे जिसमें मैं एडजेक्टिव पढ़ाया होगा, तो आपको याद होगा। और अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कराने वाला हूँ। ठीक है, कैसे ये सब क्या होता है, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/5 ऑफ, 2/3 ऑफ, ऐसे जब सभी वर्ड्स होते हैं फ्रेंड। इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था न्यूमरल एडजेक्टिव। मैंने क्या पढ़ाया था फ्रेंड्स, न्यूमरल या नंबर एडजेक्टिव पढ़ा था। ये दो टाइप होते हैं, एक मैंने बताया था डेफिनिट नंबर एडजेक्टिव और एक मैंने बताया था इनडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब डेफिनिट में क्या था, एक था कार्डिनल और एक था ऑर्डिनल, और इनडेफिनिट में दो था। कौन कौन सा, एक तो इनका प्रयोग किया था और एक मैंने आपको प्रयोग किया था कौन सा, फ्यू, द फ्यू, फ्यू ए फ्यू द फ्यू। ठीक है, इस कंडीशन में तो इनडेफिनिट है। अगर इनडेफिनिट हमारे पास नंबर एडजेक्टिव है तो क्या बताएगा, जब भी कोई नंबर बताएगा वो इनडेफिनिट। जैसे ए लॉट ऑफ का मतलब होता है अधिक, बहुत अधिक। अब बहुत अधिक में क्या, 10, 100, 1000, 2000, 1 लाख, क्या कुछ कंफर्म नहीं है, यानी कि अनिश्चित है। ठीक है, तो इन सभी के साथ अब यही बात बताना है, ये एडजेक्टिव के साथ क्या करेंगे। कह रहा है कि इनके साथ दो चीजें हो सकता है, इनके साथ काउंटेबल नाउन्स भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन्स भी जुड़ सकते हैं। काउंटेबल की केस में ध्यान देना, जब वो अनकाउंटेबल होगा, आपको पता है कि जब कितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं तो हम उसे क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स, सिंगुलर। उसे क्या मान लेते हैं, सिंगुलर। लेकिन जैसे ही काउंटेबल आएगा तो फ्रेंड्स आपको पता है काउंटेबल नाउन में काउंट करने पे यदि वह एक है, यदि वह एक है तब तो सिंगुलर है फ्रेंड्स। यदि वह एक से अधिक है, 2, 3, 4, 10, 100, 1000 कुछ भी हो, तब वो क्या है फ्रेंड्स, प्लूरल है। ये तो आपको पहले से पता है। तो ये सब कंडीशन बनते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी यूज होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज होता है हर सेंटेंस में। चलो चेक करें, करें इनके साथ, यानी कि इन सभी के साथ यदि काउंटेबल सब्जेक्ट्स के साथ आते हैं, ये सब किसके साथ आते हैं, काउंटेबल सब्जेक्ट के साथ आते हैं, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों क्या होंगे फ्रेंड्स, प्लूरल होंगे। काउंटेबल मतलब आपको पता होना चाहिए कि काउंट करने पे एक से अधिक आएगा, या हम ऐसे कहें इन सब के साथ काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, यह नाउन आएगा तो किस फॉर्म में, प्लूरल। तो दोनों ही क्या कर रहा है, तो दोनों प्लूरल, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और क्या, वर्ब, दोनों ही प्लूरल होंगे। ये बात याद रखना होगा। आगे कर रहा है, किंतु यदि अनकाउंटेबल सब्जेक्ट के साथ आते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। आई होप की बात समझ में आ गया। इस लाइन का पूरा मतलब समझ में आ डियर, इस लाइन का पूरा मतलब समझ में आना चाहिए और बहुत सरल है, इसलिए आना चाहिए। आपको मन में केवल ये रखना है, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, अबेंडेंस ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ। अभी ब्रैकेट में ऑफ लिखने का मतलब हो सकता है कि इसके साथ ऑफ आए और हो सकता है कि ऑफ न आए। ठीक है, आएगा तो आप लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। ये ढेर सारे चीजों को मैंने आपके एडजेक्टिव की क्लास में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो एडजेक्टिव की क्लास जरूर कीजिएगा ताकि ये सारी चीजें क्या है आपको समझ में आए। चूंकि मैं वर्ब पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इसको पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ढेर सारे आप में से ढेर सारे लोग इसको कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए क्या होगा, टाइम लॉस होगा, टाइम वेस्ट होगा। जो नए हैं फ्रेंड्स उसके लिए एडजेक्टिव क्लास जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है, इनके साथ यदि सब्जेक्ट क्या आता है, काउंटेबल आता है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, ये कंफर्म हो गया। लेकिन अगर अनकाउंटेबल आता है, जिसको हम लोग सदैव सिंगुलर मानते हैं, जैसे सिंगुलर हुआ सब्जेक्ट वैसे हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इसमें कुछ माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो चेक करते हैं आगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल में, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इज आर रीडिंग हियर, यानी कि ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो फ्रेंड, एक से ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट क्या होते हैं, काउंटेबल की अनकाउंटेबल, अरे कहीं पर भी होंगे, वो 1000 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 2, 10, 20 हजार हो सकते हैं तो काउंटेबल है ना। अगर काउंटेबल है फ्रेंड्स तो जाहिर सी बात है प्लूरल है। प्लूरल केस में वर्ब हमारा प्लूरल होगा, कुछ सोचना ही नहीं है। तो इज कैंसिल, आर सही। एनी डाउट, नो डाउट। नेक्स्ट है ए लॉट ऑफ मिल्क। अब देखो फ्रेंड्स, इसके साथ आपको पता है ये आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है और ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ध्यान से समझना होगा। और मैं एडजेक्टिव पढ़ाया हूं कि इनके साथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन्स जुड़ सकते हैं, नो डाउट। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इसके साथ काउंटेबल जुड़ेगा तो अनकाउंटेबल कभी नहीं, या अनकाउंटेबल नाउन जुड़ेगा तो काउंटेबल कभी नहीं, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। इनके साथ दोनों तरह के नाउन्स जुड़ सकते हैं। ठीक है, और हाँ, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर या प्लूरल, वो डिपेंड करेगा कि उसका नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है ना। यही तो आपको बता रहा है रूल नंबर ये। ठीक है, रूल नंबर 14 तो यही तो कह रहा है कि अगर इनके साथ काउंटेबल नाउन्स आ रहे हैं तो वर्ब भी और क्या,
सब्जेक्ट भी, दोनों ही प्लूरल होगा। और अगर अनकाउंटेबल आ रहा है तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर हो गया। अब यहाँ पे ए लॉट ऑफ मिल्क, अब मिल्क की आपके क्या होता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर की केस में सिंगुलर मारिए, आर को कैंसिल, सोल्ड डेली, ए लॉट ऑफ मिल्क इज सोल्ड डेली। नेक्स्ट है 3/4 ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, 3/4 ऑफ द गर्ल्स यानी कि लड़कियों का 3/4, ठीक है। अब 3/4 क्या है फ्रेंड्स, गर्ल्स चूंकि क्या होती है, काउंटेबल है, काउंटेबल की केस में हमारा आर होगा ना कि इज, तो क्या हो जाएगा। अब 3/4 मतलब फ्रेंड्स क्या है, जैसे मान लेते हैं 50 है तो 50 का 3/4 क्या होगा, 3/4। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, वो 1 से अधिक ही तो आएगा, 1 के प्लस में। तो जैसे ही आया तो प्लूरल हुआ, तो प्लूरल की केस में हम प्लूरल वर्ब को मानेंगे आर। नेक्स्ट है अपना, देखिए 3/4 ऑफ द शुगर। अब शुगर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल, तो कुछ सोचना नहीं, 3/4 आया जो कि न्यूमरल एडजेक्टिव है, उसके साथ हम इस करेंगे, आर को कैंसिल, कुछ सोचना ही नहीं। आगे देखो अगला है ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन परचेज। अब ए लॉट ऑफ बुक्स, बुक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड, जो परचेज किया गया उसको काउंट तो कर ही सकते हैं ना। अब उसको जब काउंट कर सकते हैं तो निश्चित रूप से वो काउंटेबल है, काउंटेबल की केस में वर्ब प्लूरल होगा, तो है यहाँ पे सही है, अर्थात हमारा सेंटेंस सही है, ठीक है फ्रेंड, हमारा सेंटेंस पूरा करेक्ट है। नेक्स्ट है अ प्लेंटी ऑफ शुगर हैज बीन परचेज्ड, यानी कि अ प्लेंटी ऑफ शुगर, प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो प्रचुर मात्रा में जो चीनी है वो क्या हो गया, परचेज कर लिया गया है, अर्थात ये भी सेंटेंस सही है क्योंकि हैज आया और शुगर यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज तक की पूरी कहानी। अब देखिएगा फ्रेंड्स जो रूल नंबर 15 है, अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और अगर आप पुराने हैं तो रेगुलर आप हमारा साथ दीजिए, मैं आपका साथ देने को तैयार हूं, ठीक है। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।